नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे फतेहपुर से, जहां प्रदेश में स्क्रूटिनी के बाद इंटरमीडिएट के टॉपर बदल गई है। छोटी बहन से बड़ी बहन 2 नंबर अधिक लाकर अब पहले स्थान पर अपना कब्जा जमा चुकी है। आपको बता दें कि ये दोनों जुड़वा सगी बहनें हैं और प्रदेश में पहले और दूसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। बच्चों की सफलता पर परिवार के साथ साथ उनके स्कूल में भी काफी खुशी का माहौल है। आपको बताते चलें कि फतेहपुर के जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में 12वीं में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों ने 12वीं में प्रदेश में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि दिव्या के स्क्रूटिनी में हिंदी में 38 नंबर बढ़ने से वो प्रदेश में टॉपर रही। रिजल्ट आया था तो हमें लग रहा था कि इतने कम नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते हैं थे और बहुत ही अच्छे से कंपटीशन भी रहता है। हमारे यहाँ हिंदी तो मतलब मेनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो हमको कॉन्फिडेंट था कि इतने कम नंबर हो ही नहीं सकते। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे नंबर ठीक हो गए और मुझे ये प्रेरणा भी अपने परिवार से प्राप्त हुई। अच्छा, कैसे आवाज उठाई? आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि हमारे नंबर ज्यादा हैं और हमारी कॉपियां सही से चेक नहीं हुई? सर मैंने हिंदी में बहुत अधिक प्रयास किया था, इसीलिए मैंने दोबारा मूल्यांकन करने के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म भराया और नतीजा के सामने। कितने नंबर बढ़े हैं? सर टोटल 46। अच्छा, हिंदी में कितने बढ़े? 38 और दूसरे सब्जेक्ट में? 8। टॉपर कितने नंबर आए कुल आपके? 479। इसका श्रेय किसको देती हैं? सर मैं इसका श्रेय अपने प्रधानाचार्य को, अपने शिक्षकों, अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी। अपनी बड़ी बहन को भी जिससे मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। कोई ऐसा संदेश बेटियों के नाम? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी बनाए रखिए, आप जो पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग में अपना ध्यान दीजिए। हर्षोल्लास का विषय है। पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कहूँगा कि जब व्यक्ति को ऊंचाइयों वाली सीढ़ी मिल जाती है तो वो ये प्रयास करता है कि ये मंजिल कहीं छिन न जाए। पूरे वर्ष इस मंजिल को पाने के लिए अपने शिक्षकों को बहुत ही प्रेरणा देता रहता हूँ और इतना अथक प्रयास कराता हूँ कि बच्चों को जो तालीम दी जाए वो बहुत बेस्ट कैटेगरी की दी जाए और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक ला के देता हूँ कि बच्चों की हर तरह की समस्या। इससे ऊपर तो अब कुछ है नहीं। मैं तो ये भी कहूँगा कि इससे ऊपर मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि बहुत पारदर्शिता के साथ उन्होंने कॉपी की इंक्वायरी कराई। जैसे इस बेटी ने मेरे स्कूटनी का फॉर्म डाला और शासन ने कितना फास्ट ढंग से उसकी समस्या का निदान किया। और जिला कलेक्टर पर मनरेगा महिला मेट की कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। महिला मेट पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय मांग का पत्र भी सौंपा है और अपनी मांग पत्र में ये मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की समस्त महिला मेट महिलाओं को नियमित रूप से मासिक मानदेय समेत ब्लॉकों में कर्मी घोषित किया जाए, उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में जो महिला मेट की नियुक्ति हुई है वो अन्य नियुक्ति न की जाए। 20 कर्मियों का अनुबंध हटाया जाए और महिला मेट के हस्ताक्षर के बिना मास्टर रोल पास न किया जाए। आगे ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश समस्त महिला मेट ग्राम पंचायत स्तर पर जियो टैगिंग का संपूर्ण अधिकार देकर शासन द्वारा स्मार्टफोन दिया जाए। है कि हम लोग को काम मिल भी रहा है, फिर उसके बाद नहीं भी मिल रहा है, लेकिन पेमेंट सही से नहीं मिल रहा। हम लोगों को समस्या ये है कि हम लोग को सही से पेमेंट दिया जाए और महिलाएं जो भी कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उन लोगों को किसी कार्य दिया जाए और किसी भी महिलाओं को जो मतलब घर से बच्चे वगैरह अपना छोड़ के जा रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं धूप में, उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो बताइए कैसे चलेंगी महिलाएं, या कैसे घर चलेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, बताइए। और जनपद के नोडल और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने अधिकारियों की क्लास ले ली है। बता दें आपको कि एक बैठक की गई और इस दौरान निरीक्षण भी किया गया, जिसके बाद विकास कार्यों का हाल जाना गया है। शासन के मंशानुरूप कार्य करने और जनता तक विकास पहुंचाने के इस दौरान निर्देश दिए गए। बता दें कि पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है
और इस बैठक के दौरान ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेलीमेडिसिन से मरीजों को जोड़कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में आयुष्मान भारती योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उसकी गति को बढ़ाने का आदेश दिया गया। कहा यह भी गया है कि आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटरों को क्रियाशील किया जाए और प्रमुख सचिव द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार और वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया गया है। इसी क्रम में सीकर विकासखंड के अंतर्गत संचालित नव चेतना केंद्र में भ्रमण कर वर्मी कंपोजिट और अन्य आधुनिक या कृषि आधारित नर्सरी का भी निरीक्षण किया गया। निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ की तैयारियों को देखने के लिए और इसके अलावा ये देखने के लिए कि जो पिछले मंत्रिमंडल समूह ने बैठक की थी उसमें क्या क्या जो बिंदु उठाए गए थे उनके अनुपालन की स्थिति क्या है। तो बाढ़ अभी मिर्ज़ापुर में काफ़ी 2 महीने पहले ही पानी डाउन जा चुका है, तो उसकी तो अभी कोई बात नहीं है। और 2 सितंबर को जो मंत्रिमंडल समूह द्वारा बैठक की गई थी और जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन देखा गया है। उनका अनुपालन काफ़ी संतोषजनक है इतने कम समय के देखते हुए। इसके अलावा हम CHC गए थे चुनार में और वहाँ के बिंदुओं को देखा है। एक आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में गए थे हम और एक नवचेतना केंद्र जो कि वर्मी कंपोस्ट के एक्सपोर्ट का काम कर रहा है और बाकी और संघ चुनाव बहाली को लेकर लगातार 9 दिनों तक बैठे हुए छात्रों ने पिछले 48 घंटों से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विगत कई दिनों से हम लगातार बैठे हुए हैं और उसके बाद भी 9 दिनों तक बैठने के बाद विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि 48 घंटे से भी भूख हड़ताल पर ही बैठ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन आकर देखने के लिए भी नहीं पहुंचा है। आपको बताते चलें कि अब कहा जा रहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हो सकी तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसलिए जब छात्र बीमार होकर सदर अस्पताल जाने लगे तो छात्रों में और जनता में आक्रोश की स्थिति है। अब लोगों का यह कहना है कि मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और रोड जाम किया जाएगा। कई दिनों से लगातार हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद भी 9 दिनों तक बैठने के बाद भी कोई भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी आ करके हाल चाल लेने तक भी उसका जरूरी नहीं समझा। उसके बाद से 48 घंटों के बाद से भी यहाँ पे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन इतना नहीं चेता कि आकर के कम से कम मांग को पूछ सके। मांग पूर्ण करना हो या ना करना हो वो तो बात की बात होती है। इसीलिए आज छात्र जो है जब कल रात में बीमार पड़ के सदर जाने लगे तो छात्रों में और आम गोरखपुर की जनमानस में एक आक्रोश व्याप्त हो गया। उसको लेकर के आज सुबह छात्र जो आम विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन्होंने हम लोगों से आह्वान किया कि चलिए जाम कर दिया जाएगा, सड़क जाम किया जाएगा। तब हम लोग जाकर के वहाँ बैठे। हम लोग लगातार गांधीवादी तरीके से मांग अपना रखते हैं, आगे भी रखेंगे, पर इस तरीके से अगर हम लोगों को मजबूर किया जाएगा तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, अपनी जान भी देंगे और रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करने का काम करेंगे अगर इस तरीके से और रुक करते रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि दीपावली के त्योहार के मद्देनजर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में एसडीएम सदर शिखर शंकवार ने और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव में पटाखा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया और सघन चेकिंग की गई है। बताया जा रहा है कि पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। दीपावली के दृष्टिगत हम लोग जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जो भी लाइसेंस शुदा भंडारण की दुकानें हैं या विक्रय की दुकानें हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। पिछली दुर्घटनाओं वाले जो स्थल हैं उनकी पुनः चेकिंग की जा रही है, उनके आसपास चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई चोरी छुपे विक्रय या भंडारण तो नहीं कर रहा। इसी क्रम में कल शंकरगंज में भंडारण मिला था जिस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है, 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की दुर्घटना लापरवाही कारण न होने पाए। आज कहाँ पे हुई थी? आज हम लोग ये भदोकर थाना क्षेत्र में मेजरगंज, कनौली और परमानपुर में चेकिंग की है और अभी आगे और भी दुकानों में चेकिंग की जाएगी। मैम, किस तरह से पटाखा बिकेगा? कोई बैन तो नहीं है यूपी में या किसी तरह का कोई वो तो नहीं? यहाँ पर जिन लोगों को भी लाइसेंस निर्गत है वही लोग इसका विक्रय कर सकते हैं। इसी को हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि बिना लाइसेंस के कोई भी विक्रय न करने पाए। दीपावली के दृष्टिगत
और खबर अब बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने पत्रकार को जबरन घर से उठाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की है। मामला है अमरगढ़ का, जहां पर पुलिस की दबंगई का ये वीडियो सामने आया, जहां पत्रकार को जबरन आधी रात को घर से उठाकर ये पुलिस ले गई। बताया गया है कि गढ़ चौकी प्रभारी और सिपाहियों ने पत्रकार के साथ जमकर मारपीट की और उसको भद्दी गालियां भी दी हैं। मारपीट से पत्रकार की हालत बिगड़ गई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 18 तारीख को मामन की लड़की चली गई थी, तो मैं जहांगीराबाद गया था उसे पैरवी करने। उसके बाद में मैं उठे आया था हमारा चौकी। मामा ने 2-4 नंबर बताए थे, अगर इससे लोकेशन वगैरह निकल जाए तो अच्छी बात है, आसान हो जाएगी पुलिस को। तो मैं दे के आया था और उसके बाद में मैं घर आ गया देगा ग्राम में। तो रात को 1:30 बजे करीब नरसाना पुलिस आई थी और चौकी से पुलिस आई थी। मुझे ना यहाँ से अपहरण करके ले गई, चलिए तू जेल जाएगा। तो चुप लेना ले गई, किसी को नहीं बताया, मेरे घर से ले गई थी। 2-4 लोगों ने देखा भी है। वहाँ पे जाकर रास्ते में मेरे साथ मारपीट करी है और भत्ता करी है। और ये मतलब उल्टे सोई थे, शब्द बोले पत्रकारिता को लेकर। क्या बोला? और इसी खबर के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ। Je suis fabuleux, le vent dans tes cheveux, c'est tant mieux, le monde est dangereux. Breathable bamboo fabric by Siarams. Feel the air. Odor-free bamboo fabric by Siarams. Feel the freshness. Ultra soft bamboo fabric from Siarams. Feel the softness. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर है कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और लोग अक्सर काम की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं। और राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए बड़े बड़े दावे तो कर देती है, लेकिन इसे अमल में शायद ही कभी लाया गया है। बताया जा रहा है कि अब कई बार राज्यों से बाहर ये मजदूर जाते हैं, जहां इनका फायदा भी उठाया जाता है। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि कश्मीर में बिहार के शेखपुरा के करीब 11 मजदूरों को बंधक बनाया गया है। उन्हें छोड़ने के लिए अब 1 लाख से अधिक रुपए की मांग की जा रही है। और खबर मिर्जापुर से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि उसे जबरन ले जाकर विंध्याचल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर पुलिस ने बुधवार की रात को ये मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। देहात क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता द्वारा यह सूचना थाना कोतवाली देहात पर दी गई कि मेरी लड़की के साथ 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई हेतु थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल व अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक जांच से यह भी पता लगा है कि इन 3 में से एक व्यक्ति से इसकी पीड़िता की जान पहचान पूर्व से थी।
मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई त्वरित कराई। और औरैया की ओर रुख करें, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। बताया जा रहा है इसी को लेकर अरवा कटरा ब्लॉक सभागार में किसानों को खाद बीज निःशुल्क दिए गए और इस मौके पर वीडियो शिव गोविंद सिंह और एजीओ अतुल तिवारी, सांसद प्रतिनिधि रिया शाक्या मंडल और मंडल अध्यक्ष हरि नारायण तिवारी, भाजपा नेता हरि चौबे के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस बीच भाजपा सांसद रिया शाक्या ने कहा कि जो बारिश के चलते किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, एक दिन पहले औरैया में आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रास्ते में फसलों की हालत देखी तो उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा है कि किसानों का बहुत नुकसान हो गया है और उनकी हर संभव मदद की जाए। मौसम जो बरसात हुई थी उसमें कई किसानों का बहुत नुकसान हुआ था, उनकी फसलें खराब हो गई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें खाद बीज वितरण किए। इसका कार्यक्रम हमने सारे ब्लॉकों में किया है जिले के, और जितना भी हद तक हो सके हमने किसानों की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया। और भी किन किन किसानों को क्या कुछ मानक दिया गया है, किस आधार कार्ड पे दिया जा रहा है, किस? हाँ, किसानों को बोला गया है कि अपने जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके पेपर कागजात हैं, वो ब्लॉक तक लाकर उनकी पूरी चेक करवाएं अपने पूरे पेपर, जिनसे उन्हें सरकार का और योजनाओं का लाभ मिल सके। मुंबई के आजाद मैदान में शिवसेना उपनेता सुषमा अंधेरे ने यानी कि बिना अनुदायता विद्यालयों में काफी समय से बिना वेतन काम करने वाले आंदोलन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की है। नैसर्गिक वाढ अनैसर्गिक वाढ काय प्रकार आहे, अंशतः अनुदान, कायम अनुदान, विना अनुदान या संकल्पना कळत नसतील किंवा त्या सोडवता येत नसतील तर केसरकर साहेबांनी राजीनामा द्यावा। जर केसरकर साहेबांचं पुढं असं म्हणणं असेल की ते राजकारण करत आहेत, मला शिक्षकांच्या भावना कळतात, मी संवेदनशील आहे, असं जर ते सज्जन भाषेत सांगणार असतील तर तेवढ्याच सज्जनपणे त्यांनी पाय उतार व्हावं आणि इथं बसलेल्या शिक्षकांपैकी कुणाला भी एकाला बसवा खुर्चीत आणि त्याला बसू द्या। और आपको बता दें कि नगर पंचायत मोहान में स्वच्छता का उपहार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार चौधरी के निर्देश में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निकाय में साफ सफाई, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ लोगों को यह भी बताया गया कि घर से ही सूखा और गीला कूड़ा अलग करके रखें। और इस बैठक में वार्ड सभासद और स्वच्छता वातावरण पोषण समिति के सदस्यों के साथ कार्यालय कर्मचारी और नगर के आम लोग भी उपस्थित रहे। आपको ये भी बता दें कि नगर पंचायत मोहान में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी ने सफाई कर्मचारियों की टीम बनाकर पूरे नगर की नालियों की सफाई करवाकर उन्हें चुना है। साथ ही एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर जैसी तमाम दवाइयों का छिड़काव भी करवाया गया। अधिकारी महोदया के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि विशेष संचारी रोग अभियान का भी, संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है, तो उस अभियान के तहत पर्याप्त जो है सफाई अपने नगर में रखी जाए, जिससे हम अपने नागरिकों को एक अच्छा माहौल दे सकें। उन्हें जो है किसी प्रकार की बीमारी, आजकल एक बहुत ही भयानक तरीके से डेंगू फैल रहा है, बड़े शहरों में फैल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है कि हमारे मोहान में ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है, फिर भी हम जागरूकता के तौर पर और प्रिकॉशन के तौर पर यह प्रयास कर रहे हैं और खुद जो है उपस्थित रह करके अपने स्वच्छता मित्रों के माध्यम से चाह रहे हैं कि हमारा मोहान जिस तरह से कोरोना के समय में पूरी तरीके से हम लोग जंग लड़े, उसी गाजीपुर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। ये चेकिंग अभियान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के नेतृत्व में चलाया गया और चेकिंग अभियान में डॉग स्क्वाड के साथ सदर कोतवाली पुलिस, आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम भी मौजूद रही। आपको बता दें कि स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध वस्तुओं को खंगाला गया और साथ ही स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी की गई है।
इस दौरान एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए सिटी रेलवे स्टेशन पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग अभियान में कोई आपत्तिजनक वस्तुएं फिलहाल नहीं मिली हैं, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति और सुरक्षा को लेकर इस तरह का चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के साथ साथ चेकिंग का अभियान चलाया गया है, जो आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के माध्यम से कराया गया और कई जगह पर चेकिंग भी कराई गई, संदिग्ध वस्तुओं की भी जांच कराई गई, लेकिन कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जीआरपी, आरपीएफ और शहर कोतवाल साहब को निर्देश दिया कि इस तरह की चेकिंग त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए, चूँकि अभी आपका धनतेरस, दीपावली और छठ का पूजा है और भीड़ भाड़ रहेगी, ऐसे में किसी भी अराजक तत्व द्वारा कोई भी घटना की जा सकती है। ऐसे में लगातार संदिग्ध वस्तुओं, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती रहेगी। सिटी रेलवे स्टेशन का। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।